नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। और यूनिट 2 जो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, शुष्क कृषि, शुष्क भूमि कृषि। क्या है हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको? शुष्क कृषि भूमि, ये हमें आज पढ़ना है। और ये है यूनिट 2 किसकी? एग्रोनॉमी चैप्टर 3 जो है, ठीक है, उसमें शुष्क भूमि कृषि को हमें डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात आ रही है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में आपको 3 कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। क्या देखेंगे? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर 3 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है शुष्क भूमि कृषि में। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि में 3 चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए, 3 चीज क्या है बच्चा? यहाँ पर 3 चीज आप देखोगे। एक तो होता है ड्राई फार्मिंग। क्या होता है? एक ही में चलो पूरा एक साथ में पूरा डिस्कस करके आपको बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है। पहला आप यहाँ देखोगे तो पहला आप देखने को मिलेगा आपको ड्राई फार्मिंग। क्या मिलेगा? ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। क्या बोलेंगे इसको? शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे ड्राई फार्मिंग होता है, ड्राईलैंड फार्मिंग होती है और रेनफेड फार्मिंग होती है, ठीक है। ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। यहाँ आ जाएगा ड्राईलैंड फार्मिंग मतलब शुष्क भूमि खेती, शुष्क भूमि खेती। और तीसरा आ जाएगा रेनफेड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती, ठीक है। क्या आ जाएगा? वर्षा आधारित, वर्षा आधारित खेती। ये 3 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे किसमें? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर आपको 3 चीज देखने को मिलेगी। ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, मतलब शुष्क खेती, शुष्क भूमि खेती और वर्षा आधारित खेती। 3 चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब 1 बाय 1 तीनों चीजों को देखेंगे। अब तीनों का मतलब इन द सेंस कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का मतलब होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जो फार्मिंग है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगी किस पे? रेनफॉल पर, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कंप्लीटली डिपेंड ऑन रेनफॉल। मतलब यहाँ पर जो हमारी खेती है सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर निर्भर करेगी, ठीक है। रेनफेड कंडीशन पर जो है निर्भर करेगी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अंडर रेनफेड कंडीशन, ऐसा बोल सकते हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अंडर रेनफेड कंडीशन, रेनफेड कंडीशन, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अंडर रेनफेड कंडीशन मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है क्रॉप हम ग्रो करेंगे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर? वर्षा आधारित अवस्था में, मतलब बारिश होने की स्थिति में ही हम यहाँ पर खेती कर पाते हैं, फसलें लगा पाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। और आपको बता दूं एक चीज़, एक डाटा आपके साथ शेयर कर दूं कि लगभग 42 से मतलब 40 से 45%, 40 से 45% जो फूड ग्रेन आता है या जो फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन किससे आता है? इसी से आता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। 40 से 45% जो फूड प्रोडक्शन आता है वो कहाँ से आता है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से आता है। मतलब जैसे कि हमारे पूरे भारत में 100% जो है उत्पादन हो रहा है, तो उसका लगभग 40 से 45% इस ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से आता है, मतलब शुष्क खेती से हमें मिलता है। मतलब 50% या 55% हम बोल सकते हैं जहाँ पर इरिगेशन है हमारे पास। वर्षा के अलावा हम इरिगेशन करके भी उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन जो 50 लगभग 40 से 45% जो हमें उत्पादन मिल रहा है वो इसी शुष्क खेती से मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम रेनफेड कंडीशन में ही पूरी तरीके से खेती कर रहे हैं तो उसको हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग किसको कहेंगे? जहाँ पर रेनफॉल क्या हो? जहाँ पर क्या हो? रेनफॉल कितनी हो? एनुअल रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल कितनी हो? लेस देन 750 mm। एनुअल रेनफॉल कितनी हो? 750 mm। एनुअल रेनफॉल कितनी हो? 750 mm, उसको बोलेंगे हम ड्राई फार्मिंग। तो ड्राईलैंड फार्मिंग किसको बोलेंगे? जहां पर एनुअल रेनफॉल मतलब वार्षिक वर्षा, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल की मैं बात कर रहा हूँ तो वार्षिक ही है, पूरे ईयर की बात करूंगा। तो अगर ड्राईलैंड किसको बोलेंगे? जहां पर 750 से ज़्यादा, ठीक है,
750 से ज़्यादा और 1150 से कम अगर बारिश हो रही है तो उसको हम रखते हैं किसमें, ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर। ड्राई फार्म में कितना, जहां पर 750 से कम, एनुअल मतलब वार्षिक वर्षा, पूरे साल में अगर 750 से कम बारिश हो रही तो रेनफॉल मतलब उसको ड्राई फार्मिंग बोलेंगे। और जहां पर 750 से ज़्यादा से लेकर 1150 तक अगर रेनफॉल हो रही तो उसको ड्राई लैंड फार्मिंग बोलेंगे। और जहां पर रेनफॉल मोर देन 1150 है, ठीक है, 1150 से भी ज़्यादा है, ठीक है, 1150 से भी ज़्यादा अगर रेनफॉल हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रेनफेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, अब जो ड्राई फार्मिंग है मतलब यहाँ पर 750 से भी कम बारिश हो रही है तो मतलब ये कौन सा रीजन होगा, ऐसा रीजन क्या कहलाएगा, एरिड रीजन। कौन सा रीजन होगा, ये एरिड रीजन होगा, ठीक है। कौन सा रीजन होगा, शुष्क क्षेत्र बोलेंगे इसको, शुष्क क्षेत्र होगा भाई, 750 से कम है तो शुष्क क्षेत्र बोलेंगे। और ऐसे क्षेत्र में हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस मतलब नमी संरक्षण, नमी नमी संरक्षण क्रियाएं, मतलब कैसे भी हम क्या कर सकते हैं, नमी को बचा पाए, है ना भाई। बारिश का जो पानी है उसके बाद जो हमारी भूमि में नमी है उसको हम बचा पाए। तो एरिड रीजन है क्योंकि 750 से कम बारिश हो रही, तो किस क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, एरिड क्षेत्र बोलेंगे, शुष्क क्षेत्र बोलेंगे। और वहां पर जो बारिश की जो नमी हुई है, जो मॉइस्चर है, उसको हमें बचाना पड़ेगा, उसको कंजर्व करना पड़ेगा, तभी हम ले पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में अगर मान लो यहाँ पर प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल हो गया, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल का मतलब होता है कि लंबे समय तक जो है शुष्क रह जाए, लंबी अवधि या तो लंबे समय तक, तो क्या हो, शुष्क रहे वो क्षेत्र, मतलब बारिश ही ना हो लंबे समय तक, तो क्या हो जाएगा, क्रॉप फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रॉप जो है फेल हो जाएगी, क्रॉप जो है फेल्यूर, क्रॉप जो है, फसल जो है वो खराब हो जाएगी। तो ड्राई स्पेल लगभग लगभग मान लो जनरली बोला जाता है 15 डेज तक का। अगर 15 दिन से अधिक अगर सूखा पड़ जाए, 15 दिन से अधिक सूखा पड़ जाए इस ऐसे क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में अगर 15 दिन से भी अधिक सूखा पड़ जाए, बारिश के मौसम में भी बारिश 15 दिन तक नहीं हो, तो जो क्रॉप है हमारी वो फेल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो मेन क्या है, मेन इंफोसिस, मेन फोकस क्या है कि यहाँ पर मॉइस्चर को कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बारिश कम हो रही, सूखा क्षेत्र है, मॉइस्चर को बचा के रखना पड़ेगा। और मॉइस्चर को नहीं बचा के रखें तो फसल खराब हो जाएगी। अगर 15 दिन से ज़्यादा ड्राई स्पेल, ज़्यादा लंबा ड्राई स्पेल हो गया, ज़्यादा सूखा समय हो गया, तो वो फसल हमारी खराब हो जाएगी। यहाँ पर ग्रोइंग पीरियड कितने समय का होता है, ग्रोइंग पीरियड की बात करें मतलब ऐसी कौन सी फसलें हमें लगानी चाहिए, ठीक है। ग्रोइंग मतलब अवधि की बात करें, अगर हम फसल अवधि की बात करें तो यहाँ पर 75 दिन से कम वाली फसलें हमें लगानी चाहिए। ग्रोइंग पीरियड जो होता है वो 75 दिन से कम का होता है। ऐसी फसलें लगाओ जो लगभग 60-70 दिन में आ जाए, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास मॉइस्चर कंजर्व करना पड़ेगा, ड्राई पीरियड है हमारे पास, जो है इतना लंबा समय नहीं है कि इतने लंबे समय तक हम मॉइस्चर को कंजर्व करवाए। तो हमें 2 महीने की फसल लेनी पड़ेगी ताकि हम जो मॉइस्चर हम कंजर्व कर पा रहे हैं उसका यूज करके हम फसल ले लें, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक सिस्टम लेना पड़ेगा, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। अब अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम क्या होता है बच्चा, समझना। अल्टरनेट लैंड यूज का सिस्टम होता है जैसे कि मान लो आपने पहले साल क्रॉप ली, ठीक है, क्रॉप ली तो अगले साल आप क्या ले सकते हो, क्रॉप के बाद आप हॉर्टिकल्चर मतलब क्या लगा दो, पौधे लगा दो, प्लांट लगा दो, इस तरीके से करना पड़ेगा। या आपने फॉरेस्ट्री कर ली, ठीक है। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम का मतलब सीधा सीधा होता है कि क्रॉप, क्रॉप के बाद आपने मान लो यहाँ पर क्या ले लिया, प्लांटेशन कर दिया, मतलब क्या लगा दी, पौधे लगा दिए, प्लांटेशन कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने प्लांटेशन है, फॉरेस्ट्री कर ली। इस तरीके से लैंड यूज सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। मतलब बार बार आपको लैंड को क्या करना है, अल्टरनेट करना है, चेंज करना है। क्रॉप ले ली, क्रॉप के बाद हमने पौधे लगा दिए, उसके बाद फिर जब भी पौधे खत्म हो गए, पौधे खत्म के बाद फिर हमने फॉरेस्ट्री कर ली, फॉरेस्ट्री के बाद इस तरीके की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी ताकि लंबे समय तक उसमें हम खेती कर पाए। तो ये आपका ड्राई फार्मिंग की पूरी कहानी है। यहाँ पर सेम ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पर 750 से लेकर 1150 तक अगर बारिश हो रही है तो उसको हम बोलेंगे सेमी एरिड रीजन। क्या बोलेंगे, सेमी एरिड रीजन, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक है, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलेंगे। यहां पर भी क्या प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, सोइल
मॉइस्चर कंजर्वेशन, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर भी हमें मृदा और पानी दोनों को बचाना पड़ेगा। सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। सोइल और मॉइस्चर, मृदा और नमी, मृदा नमी मतलब मृदा नमी को यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा, हिंदी में वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें मृदा नमी को बचाकर रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये मेन फीचर है, की रोल है सेमी एरिड रीजन में, ठीक। और यहाँ पर एक कंडीशन और यहाँ पर बोली गई है कि अगर मान लो आपकी ब्लैक सोइल है, अगर किसी एरिया में क्या है, ब्लैक सोइल है, काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी के केस में क्या होता है कि पानी जो है भराता है, उस पर जल्दी भरा जाता है। तो उस केस में यहाँ पर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर बारिश का पानी ज़्यादा आ रहा है या बारिश का पानी आ रहा है, ब्लैक सोइल है तो पानी भराएगा ऊपर, वो भार भी होना चाहिए। तो ड्राईलैंड में क्या हो गया, 750 से 1150 एमएम बारिश हो रही है, सेमी एरिड रीजन बोलेंगे, जहाँ वहाँ पर भी हमें मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस लेना पड़ेगी। और अगर ब्लैक सोइल है तो वहाँ पर जो है पानी, एक्स्ट्रा पानी या पानी जो भर रहा है ब्लैक सोइल के ऊपर, उसको भार भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेमी रीजन। रेनफेड जहाँ पर 1150 एमएम से ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, 1150 एमएम से ज़्यादा बारिश हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं। यहाँ पर जो आप रीजन की बात करोगे तो यहाँ आ जाएगा सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड, मतलब यहाँ पर आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र मतलब, आर्द्र क्षेत्र मतलब क्या हो गया, गीला क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक है। अर्ध आर्द्र क्षेत्र या आर्द्र क्षेत्र इसको हम बोलते हैं, आर्द्र क्षेत्र या अर्ध आर्द्र क्षेत्र यहाँ पर हम बोलेंगे, ठीक है, इसको ह्यूमिड रीजन बोलेंगे। दूसरा यहाँ पर जो मॉइस्चर कंजर्वेशन, यहाँ पर मेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ड्रेनेज की, वर्षा आधारित है तो यहाँ ड्रेनेज प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है। ड्रेनेज अच्छा खासा होनी चाहिए, जल निकासी यहाँ पर होनी चाहिए, जल निकास यहाँ पर अच्छा खासा होना चाहिए, जल निकास की क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी आएगा, ह्यूमिड रीजन है, गीला क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र है, तो बारिश का पानी यहाँ पर बाहर होना चाहिए। एक बेसिक चीज़ यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। क्लियर है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, अगर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अंडर रेनफेड, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कंप्लीटली अंडर रेनफेड कंडीशन, मतलब पूरी तरीके से अगर रेनफेड कंडीशन में हम फसल को उगा रहे हैं तो उसको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोलेंगे, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। ड्राई फार्मिंग में समझना 750 एमएम अगर बारिश हो रही है वो एरिड रीजन होगा, यहाँ पर मॉइस्चर को बचाकर रखना पड़ेगा। लंबा समय मतलब 15 से 20 दिन अगर पूरा सूखा छिड़ गया या पानी नहीं गिरा, बारिश ही नहीं हुई, तो क्रॉप हमारी फेल हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हमें अल्टरनेट लैंड सिस्टम यूज़ करना चाहिए, फसल क्रॉप ले ली तो फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप ले ली तो फॉरेस्ट्री ले ली, इस तरीके से करना पड़ेगा। और यहाँ पर 75 दिन से ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं लेनी है। ड्राईलैंड में बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोइंग पीरियड होगा, ग्रोइंग पीरियड होगा मतलब हमें फसलें की जो अवधि है वो 200 दिन से कम वाली लेनी है, ऐसी फसलें लेनी है जो 200 दिन से कम समय में तैयार हो जाए। और यहाँ पर बात करें ह्यूमिड रीजन में तो यहाँ वर्षा आधारित है, पानी मिलेगा, तो यहाँ पर ग्रोइंग पीरियड जो है वो मोर देन 200 डेज होना चाहिए, ठीक है। 200 दिन से लंबी अवधि वाली फसल भी आप ले सकते हो, ठीक। एक ओवरव्यू है आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, ठीक है। ये आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एक ओवरव्यू है, इसको हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। ये अब यहाँ पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और रेनफेड को थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया गया है, इनका कंपैरिजन भी किया गया है, कुछ फैक्टर्स को लेके उनको देख लो, ठीक है। रेनफॉल है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, ग्रोइंग सीजन है, ग्रोइंग रीजन है, क्रॉपिंग सिस्टम है, इन सबको लेकर ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग को लेकर, ड्राईलैंड फार्मिंग, ठीक, और रेनफेड, इन दोनों को लेकर क्या किया गया है, एक कंपैरिजन इनका देखा गया है दोनों का, ठीक है। और कुछ यहाँ पर कॉमन क्या है, कैरेक्टर्स लिए गए हैं, ठीक है, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स इन दोनों के लिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले बात आती है रेनफॉल की, रेनफॉल की बात आती है, रेनफॉल की बात आती है, ठीक है, वर्षण की बात आती है, वर्षा की बात आती है। तो रेनफॉल की जब बात आती है ना बच्चा, यहाँ पर आप बुक में देखोगे तो वो देखा मिलेगा आपको 800 mm से कम, लेकिन ड्राईलैंड फार्म में हमने क्या पढ़ा है कि 750 mm से ज़्यादा और 1150 mm से कम, यही पढ़ा है, होना भी यही चाहिए। बुक में दिया है यहाँ पर 800 mm से कम, ठीक है। अब इसको देखोगे तो ये इसी के अंडर में आ रहा है, ठीक है, इसी के अंडर में आ रहा है, 750 से ज़्यादा ही 800 mm, तो ये बुक में दिया हुआ डाटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर रेनफेड में हमने पढ़ा था क्या, मोर देन 1150 mm,
और यहाँ पर जो बुक में दिया है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। यहाँ पर बुक में दिया है कितना, ग्रेटर देन 800 mm। अब ग्रेटर देन 800 mm तो इसके अंदर भी आ रहा है, तो हमें याद ये रखना है। पर कभी आपको बुक में अगर ऑप्शन में दे दे तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको भी। पर जो हमने पढ़ा है, क्योंकि बुक में दोनों ही डाटा है आपके पास यहाँ, ठीक है। रेनफॉल जो यहाँ पर दिया है, रेनफॉल हमने जो देखा है, रेनफॉल जो है ड्राईलैंड फार्मिंग में क्या होती है, रेनफेड में क्या होती है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप की बात करते हैं कि मॉइस्चर कैसे हम देख पाते हैं इसमें। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप मतलब फसल के लिए उपलब्ध नमी, ठीक है। फसल के लिए उपलब्ध नमी कितनी है ना। यहाँ पर हम हिंदी में क्या बोलेंगे, फसल के लिए उपलब्ध नमी। अब फसल के लिए उपलब्ध नमी की अगर हम बात करें बच्चा, तो आप यहाँ पर समझ पाओगे कि यहाँ पर शॉर्टेज होता है। क्या होता है, शॉर्टेज होता है, मतलब क्या होती है, कमी। क्यों होती है कमी, आप समझना। एक कॉन्सेप्ट है PET, जो लेस देन होता है किसके, या ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन होता है P से, ठीक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ। PET क्या होता है, यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। PET ये होता है पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन, इवापो ट्रांसपायरेशन, पोटेंशियल इवापो ट्रांसपायरेशन। और यहाँ पर P का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब जिसको हम वर्षण बोलते हैं, वर्षा बोल सकते, समझ। अब यहाँ पर पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है इवापो ट्रांसपिरेशन कितनी क्षमता से हो रहा है या कितना हो सकता है, और वर्षा कितनी हो रही है, ठीक है। मतलब हम समझे यहाँ पर, मान लो ये हमारा पौधा है, ठीक है, ये इसकी पत्ती है, और यहाँ पर कुछ फ्लावर वगैरह बना लो या फ्रूट वगैरह बना लो, ठीक है। ये अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, ये हमने बादल बना दिए, ठीक है। अब इस बादल से आ रहा है पानी, ठीक, ये पानी आ रहा है यहाँ पर, ठीक, ये पानी आ रहा है, ठीक है। यहाँ सोइल के अंदर पानी पानी हो गया। अब ये जो पानी पौधे को मिल रहा है ये कितना है, ये हमें देखना है। मान लो अब ये तो हो गया क्या, P, जो पानी आ रहा है प्रेसिपिटेशन, इसको बोलेंगे हम P। और यहाँ पर जो हो रहा है क्या, इवापो ट्रांसपिरेशन पत्ती के थ्रू, मतलब इसको हम पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब होता है कितनी क्षमता से, कितनी पावर से हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है ट्रांसपिरेशन, मतलब यहाँ से ये पानी वापस क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। ये पानी इसके थ्रू जो है क्या हो रहा है, वापस हवा में उड़ रहा है, पत्ती के थ्रू पौधे के हर भाग से पानी जो है हवा में वापस उड़ रहा है। तो यहाँ पर समझना है हमको कि जितना पानी आ रहा है क्या उससे कम वाष्पोत्सर्जन मतलब इवापोट्रांसपिरेशन उससे कम हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि PET इज ग्रेटर देन P, मतलब इवापोट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है और वर्षा कम हो रही है। मतलब यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो पानी आया यहाँ पर 50 mm, ठीक है, 50 mm बारिश हुई, और जो ट्रांसपिरेशन हुआ, ठीक है, अगर ऐसा कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा समझने के लिए। मान लो हमने पानी यहाँ पर कितना दिया, 50 लीटर पानी ऊपर से आया, और ट्रांसपिरेशन जो है वो 60 लीटर हो गया, 60 लीटर जो है वो हवा में उड़ गया, ऐसा। अब आप बोलोगे सर 50 ही आया तो 60 कैसे उड़ गया, मतलब यहाँ पर इसीलिए पोटेंशियल लिखा है कि 50 जो है पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पौधा जो ट्रांसपायर करने का इसके पास पोटेंशियल है, इवापोट्रांसपिरेशन का जो पोटेंशियल है वो इससे ज़्यादा है, मतलब कि जितना पानी आ रहा है वो उससे ज़्यादा उड़ा देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा उड़ा देगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि पानी की कमी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है और बारिश कम हो रही है। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि गर्मी है, ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का क्या होगा, उड़ेगा हवा में, वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन दोनों होगा, लेकिन पानी कम है। तो पानी कम है और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, पानी हवा में ज़्यादा उड़ेगा। तो इसीलिए PET ग्रेटर देन P होगा। इसीलिए बोलेंगे कि यहाँ पर पानी की शॉर्टेज रहती है क्योंकि बारिश कम हो रही है। यहाँ पर बोलोगे तो यहाँ पर क्या होता है, सफिशियंट, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। इस वाले केस में क्या बोलेंगे हम कि इनफ है या सफिशियंट है, क्या है, सफिशियंट, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर PET जो होता है वो लेस देन होता है प्रेसिपिटेशन के। मतलब यहाँ पर बारिश हो रही 60 लीटर और जरूरत लग रही है इवापोट्रांसपिरेशन केवल 50 लीटर ही हो रहा है, तो पौधे के पास रिजर्व है 10 लीटर पानी, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने किया। ग्रोइंग सीजन की बात करें, ग्रोइंग पीरियड की बात करें तो क्या रहेगा, ग्रोइंग
पीरियड या सीजन की बात करें तो ये 200 दिन से कम हम यहाँ पर कोई भी फसल ऐसी लेंगे जिसकी अवधि 200 दिन से कम हो। और यहाँ पर वर्षा आधारित है क्योंकि यहाँ पर देखो बारिश ज़्यादा हो रही, प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, तो हम 200 दिन से ज़्यादा वाली फसल भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, 200 दिन से ज़्यादा वाली फसल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आ जाएगा ग्रोइंग सीजन की बात करें, मतलब ग्रोइंग रीजन की बात करें, ग्रोइंग रीजन की बात करें तो यहाँ पर हमने पढ़ा था क्या, एरिड और सेमी एरिड दोनों कंडीशन आ जाएगी, एरिड और सेमी एरिड दोनों कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर क्या हमने पढ़ा था, सब ह्यूमिड और ह्यूमिड कंडीशन, सब ह्यूमिड और आर्द्र और शुष्क मतलब अर्ध आर्द्र और आर्द्र कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क कंडीशन आ जाएगी। बुक में आपको यहाँ पर सेमी ह्यूमिड भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पर, तो क्रॉपिंग सिस्टम कैसा अपनाएंगे, मतलब हमारे पास ये फसल प्रणाली की बात हो रही है, तो फसल प्रणाली कैसी अपनाएंगे, तो यहाँ पर या तो हम सिंगल क्रॉप लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है, या सिंगल क्रॉप की जगह हम मिक्स्ड ले सकते हैं, मिक्स क्रॉप ले लेंगे, सिंगल क्रॉप लेंगे या फिर मिक्स क्रॉप ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि पानी की कमी है। ठीक है, और 200 दिन से ज़्यादा की फसल नहीं ले सकते। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं, डबल क्रॉप्स ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अंतर्वर्ती फसलें ले सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर जो देखो नुकसान होता है वो किसकी वजह से होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो रीजन क्या है, मतलब ये होने का, तो देखो यहाँ पर कॉन्स्टेंट में आप देखोगे कि यहाँ पर विंड और वाटर इरोजन दोनों होता है, विंड और वाटर इरोजन, क्योंकि ड्राई एरिया है तो हवा के द्वारा भी जो है मिट्टी का क्षरण होगा, और पानी होगा तो पानी, यहाँ पे हमने बोला था कि ड्रेनेज होना चाहिए, अगर ब्लैक सोइल है तो पानी की वजह से भी यहाँ पर इरोजन होगा। और यहाँ पर रेनफेड में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बारिश की बात हो रही, तो यहाँ पर वाटर इरोजन सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, वाटर इरोजन होगा, जल क्षरण यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंपैरिजन जो है हमने इनका यहाँ पर देखा। ठीक है, बेसिक कंपैरिजन जो है हमने इनका यहाँ पर देखा। क्लियर है ये दोनों का। तो ये ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों के लिए ही बच्चा क्या किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों के लिए ही वाटरशेड प्रोग्राम लाए जाते हैं, जल संवर्धन जो है कॉन्सेप्ट अभियान जो चलाए जाते हैं, क्योंकि जो ड्राई एरिया है जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर बड़े बड़े डैम बना दिया जाए, चेक डैम बना दिया जाए, ताकि बारिश के बाद या बारिश भी कम हो या सूखा क्षेत्र हो वहाँ पर हम सिंचाई कर सकें और दोनों सीजन में फसलें ले सकते हैं, तीनों सीजन में फसलें ले सकते हैं, पानी की कमी ना हो। तो वाटर सेट प्रोग्राम करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलाए जाते हैं, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम यहाँ पर अपनाए जाते हैं, मॉइस्चर को कंजर्व करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो क्रॉप हो सकती है वही लगाई जाती है। मतलब ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पर ज्वार बाजरा आसानी से हो जाएगा, रागी आसानी हो जाएगा, क्योंकि कम से कम पानी चाहिए, मक्का हो जाएगा कम से कम पानी चाहिए, इस तरीके की क्रॉप यहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है, तो वाटर सेट कॉन्सेप्ट यहाँ जो अप्लाई होता है, वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, चेक डैम हो गया है ना, सारी चीज़ें हैं, डबरी सिस्टम हम बोल सकते हैं, ये सारा चीज़ें इसी के लिए लगाए जाते हैं। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम यहीं पे ले आता है, कंटूर बंडिंग, बेंच टेरेसिंग वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पर काम करता है। क्लियर है। तो एक छोटा सा लेक्चर था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, यूनिट 2 हमारी यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है। ठीक है, क्या यूनिट 2, ये एग्रोनॉमी, नेमरा सुंडा की जो एग्रोनॉमी वाला जो चैप्टर है उसकी यूनिट 2 ड्राईलैंड एग्रीकल्चर शुष्क कृषि, जो शॉर्ट में यहाँ पर छोटा सा लेक्चर है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कोई चीज़ ऐसी है यहाँ पर जिसके लिए हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, तो वो कौन सी चीज़ें बच्चा, जैसे कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट चीज़ है शॉर्टेज, पीईटी बराबर पी, ये कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर बच्चे समझ नहीं पाते कि सर पीईटी ग्रेटर देन पी ये है क्या, क्योंकि वहाँ पर फुल फॉर्म भी नहीं दिया हुआ है इनका कि पीईटी ग्रेटर देन पी का क्या मतलब है। पीईटी ग्रेटर देन का मतलब यही है कि पानी आ रहा है कम और उड़ रहा है ज़्यादा, या उड़ने की क्षमता है ज़्यादा। ठीक है, मतलब प्यास आपको 2 गिलास की लगी है और पानी आपके पास क्या है, 1 ही गिलास है, मतलब 1 गिलास की तो प्यास आपके पास रह जाएगी। सिंपल सा समझना, मैं जो पीछे लिखवाया पीईटी लेस देन या ग्रेटर देन पी, मतलब आपको प्यास लगी है कि आप 2 गिलास पानी पी सकते हो, है ना, आपको प्यास कितनी है, 2 गिलास पानी पी सकते हो, मतलब पी सकते हो का मतलब पोटेंशियल है, पावर है आपके अंदर, प्यास इतनी कि 2 गिलास पी सकते हो, लेकिन आपके पास गिलास एक ही आया है कि 1 ही गिलास पानी है, 1 ही गिलास पानी मिलेगा, तो 1 गिलास पानी तो आप पी लोगे, लेकिन 1 गिलास की और भूख है, मतलब आपके अंदर प्यास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पानी जितना अवेलेबल है। तो वही है पीईटी ग्रेटर देन पी, कि पौधा
उड़ा ज़्यादा रहा है, पौधे में इवापोट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसको पानी कम मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर क्या होगा, मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्टिक्स अपनानी पड़ेगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। तो छोटा सा लेक्चर है बच्चा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बुक वाइज हम चल रहे हैं, सिस्टमेटिक चल रहे हैं। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, लेकिन अब जो है सिस्टमेटिक बुक को फोकस करते हुए चलते, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें है भी। तो अब बुक को सिस्टमेटिक फॉलो करते हुए चल रहे हैं, सिस्टमेटिक फॉलो करना, पूरी निम्रा सुंडा हम खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।